अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मायदा फैसल और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मौजूद है या पाकिस्तानी जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है? क्योंकि यहाँ पे जो अहल सियासतदान होते हैं उनको नाअहल और नाअहल को अहल कर दिया जाता है। ये मुझे इस बात का एतराफ़ करने में कोई आर नहीं है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान का मीडिया, जो खैर आज तो बहुत ही बदतरीन हालात वाक़यात से गुजर रहा है, पाबंदियों के एतबार से भी, और आज़ादी तो खैर दूर दूर तक नामो निशान नहीं है उसका, लेकिन आज से पहले भी कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल रही है। तो मुझे ये तस्लीम कर लेने दीजिए कि वाकई पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया में आज़ादी इज़हार नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में ख़ास तौर पर। दूसरा जो आपने कहा कि निज़ाम जो कि सियासतदानों को अहल और ना अहल कर लेता है, देखिए बड़ी बदकिस्मती है कि आप और हम अहलियत की का पैरामीटर क्या है। चूँकि हमने हमेशा सियासी डिक्टेटर्स को जमहूरियत समझा है। हमने एक वक्त में नवाज़ शरीफ साहब को जमहूरियत समझ लिया था जब वो वोट को इज़्ज़त दो की बात कर रहे थे। आज हमने इमरान खान साहब को जमहूरियत समझ लिया जब वो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। जो कल जमहूरियत की बात कर रहा था वो आज डिक्टेटरशिप की गोद में बैठा हुआ है। दोनों झूठ बोल रहे हैं इसको। अच्छा, दोनों भाई अगर आपको जमहूरियत इतनी प्यारी लगती है, आपको जमहूरियत से इतनी मोहब्बत है, तो पहले अपनी सियासी जमात में जमहूरियत लेकर आइए ना। अगर आपको फेयर इलेक्शंस चाहिए मुल्क के अंदर, तो पहले अपनी पार्टी में फेयर इलेक्शंस करवाइए ना। मुल्क में आइन की बालादस्ती की झूठी लड़ाई लड़ने से बेहतर यह है पहले अपने पार्टी के आइन पर अमल करें, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने हर 4 साल बाद इंतखाबात करवाने, इंटरनल इलेक्शंस के जरिए लीडरशिप मुंतखब होगी। वहां जो आपको मौका मिलता है, आप अपने रिश्तेदारों को आगे लेकर आते हैं जब भी कोई ओहदा देना होता है, या आप सबसे बोंगा और बेवकूफ़ आदमी ढूंढते हैं पार्टी के अंदर से, उसको सीएम लगाते हैं पंजाब का ताकि आपको कोई ओवर शेडो ना कर सके, या फिर आप सबसे वफादार और चापलूस आप मौजूदा हिसाब की बात करने क्या पिछली बात कर? मैं तीनों बता देता हूं। मैं जब रिश्तेदारी की बात कर रहा हूं तो मरियम नवाज साहिबा की एग्जांपल है। जब मैं बोंगे और बेवकूफ़ आदमी की बात कर रहा हूं तो उस्मान बुज़दार साहब की एग्जांपल है। जब मैं वफादार और चापलूस आदमी की बात कर रहा हूं तो माफ कीजिएगा, सुहेल अफरीदी साहब की एग्जांपल है। मिडिल क्लास का बच्चा, यंगस्टर, नौजवान अपनी काबिलियत की बुनियाद पर कैसे आगे आ सकता है? तलबा यूनियंस आपने बैन कर दी, जहां से मिडिल क्लास के नौजवान और लीडरशिप इमर्ज कर सकती थी, उस पर पाबंदी है। और ये जो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए, किसी एक को तौफीक नहीं हुई कि तलबा यूनियंस की बहाली की बात करें, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हो। बलदियाती निज़ाम आपने आने नहीं दिया। आप उमर डिसएग्री करेंगे कि ये सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकी? ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो लिमिटेड फैमिलीज़ की सूरत में या लिमिटेड पार्टीज़ की सूरत में हमारे सामने हैं। लेकिन जहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, मैंने शुरू में बात की, मैं दोबारा बात दोहरा देता हूँ कि आप सब जानते हैं, मंसूर साहब इसकी गवाही देंगे कि लाहौर के जिस हल्के में, एक मिसाल देता हूँ, मैंने 8 फरवरी को नवाज शरीफ साहब का हल्का कवर किया, सब लोग जानते हैं वहाँ से कौन जीता। जिस शख्स के नाम के ऊपर वोट पड़ा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि एज ऑफ दिस मोमेंट भी उसकी तस्वीर इस टीवी के ऊपर नहीं चल सकती। यही तस्वीर नवाज शरीफ की नहीं चलती थी जब वो जेर अताब थे। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन एक वक्त आएगा इकरार की भी नहीं चलेगी। लेकिन अब आप लोग जो हैं, आपके सोशल मीडिया स्क्रीन के ऊपर तो चलती हैं, आप बाउंड नहीं है टीवी स्क्रीन के हवाले से। एक बात। दूसरी बात, जहां तक ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान में कोई बहुत ही बुरी सूरत हाल है, ये इकरार साहब का हक है कि वो कहें कि सोहेल आफरीदी को, मुझे बताइए कि सोहेल आफरीदी का ताल्लुक किस खानदान से है? सोहेल आफरीदी कहां से आया? स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठा, वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान तक उठा के सूबे का चीफ मिनिस्टर बना दिया। आप बताएं, किसी और सूबे में, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में क्या इस वक्त पाकिस्तान का नौजवान सिवाय तहरीक इंसाफ के, जो तहरीक पार्टियां हैं, अपने आप को रिलेट कर सकता है? आज तहरीक इंसाफ क्यों लोगों में, नौजवानों में मकबूल है? इसलिए मकबूल है, वो ये समझते हैं। आप 1000 बार कहें उस्मान बुज़दार बोंगा है, लेकिन उस्मान बुज़दार किसी का भाई नहीं था, किसी का बेटा नहीं था, और वो एक आम वर्कर था, नालायक हो सकता है, उसकी कॉम्पिटेंस पे सवाल यार, लेकिन उमर, यही सोहेल है। उस्मान बुज़दार एक सरदार तो था, ये तो माने मिडिल क्लास नहीं था। अब ये कहेगा वो सिटी 70 पे आता था। प्रॉब्लम एक और है, सरदार था। आप लोग एक बात, उस्मान बुज़दार का कसूर ये भी था कि पाकिस्तान की सियासी अशराफिया का हिस्सा नहीं था, उसका फेस सियासी नहीं, वो कैसे नहीं था यार, वो सरदार था भाई। कैसे हिस्सा नहीं था? जिस तरह आपके नाम के साथ भी खान है, आप भी खान है ना, क्या करें? उसका बाप भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहा है। नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। एक दफा वो आदमी जिसकी तस्वीर आप नहीं दिखा सकते, उसने अपने घर में खाना किया महातिर मोहम्मद का, बनी गाला में, और वहाँ पे 8-10 लोग थे और मैं भी था उनमें। तो वहाँ इमरान ने उसको बार बार कहा, महातिर देयर इज़ अ लॉट ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। तो उसने, महातिर ने कहा कि असल मसला करप्शन है ही नहीं, असल मसला इनकॉम्पिटेंस है। व्हेन यू पुट इनकॉम्पिटेंस पीपल एट अ सीनियर पोस्ट, एट अ सीनियर लेवल, तो आप उसके असरात जो है वो सदियों तक उठाते रहेंगे।
देखें ये जो है ना, ये काफ़ी नहीं है कि सुहेल आफरीदी को लगा दिया या उस्मान बुज़दार को या महमूद खान को लगा दिया। उन्होंने आगे इन रिटर्न कितनी सदियों पीछे या कितने साल पीछे आपको धकेल दिया, ये भी एक रियलिटी चेक भी होना चाहिए। लेट्स हैव अ रियलिटी चेक ओवर हियर। कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, डिलीवरेंस होनी चाहिए, और इलेक्शंस में एक चीज़ चलती है सिर्फ, मुझे ये इकरार दे रहा है, वो एक ही चीज़ चलती है, इलेक्शन में डिलीवरी नहीं चलती। डिलीवरी चल रही होती तो परवेज़ लाई आज भी वज़ीर आला होता, उसने सबसे ज़्यादा किया था। इलेक्शन में होप चलती है, हु ट्रांसलेट्स होप इनटू एन इलेक्शन स्लोगन विल बी सक्सेसफुल। देखिए, सुहेल आफरीदी को लगा दिया, उस्मान बुज़दार को लगा दिया, यार ये लगाने वाला कल्चर तब्दील करना है। वो इलेक्ट होके एक इंटरनल मेरिट के प्रोसेस के जरिए, इंटरनल इलेक्शन के जरिए आगे आए। ये वैसे वरना तो कायम अली शाह का भी ताल्लुक जो है ना, वो कोई रिश्तेदार नहीं था जरदारी साहब का, बिलावल साहब का। तो ये कि रिश्तेदार नहीं लगाया, लेकिन सबसे नालायक आदमी चुन के लगाया। इस बात पर एतराज़ है। आप लगाने वाले कौन होते हैं? एक सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम में से मिडिल क्लास के लोग, बाकी जो भी तमाम लोग हैं, वो एक बराबरी की बुनियाद पर। लेकिन इकरार, अगर यही बात, अब आपने एक टॉपिक छेड़ दिया, यही बात अगर आप करें तो आज मतलब डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी पूरी जो कैबिनेट बनाता है लगाता ही है ना, मतलब वहां पे कोई वो इलेक्ट तो नहीं होता। जी बिल्कुल ही, और भी लगाता है। आप बतौर वजीर आजम अपनी कैबिनेट के फैसले एग्जैक्टली ना, आप जेल में बैठकर ये फैसला नहीं करते कि इसको निकाल दो या इसको लगा दो, और जिसको लगा रहे हैं वो कह रहा है बंद कमरों के फैसले हम नहीं इकरार साहब, पहले आप एमपी मुंतखब होते हैं, लोग आपको मुंतखब करते हैं, उसके बाद आप वजीर आला या वजीर आजम बनते हैं। आज भी अगर सैयद इकरार और आज भी सुहेल आफरीदी किसी लाहौर के हल्के में भी इलेक्शन लड़े तो आपको पता है क्या नतीजा आ रहा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी आप लोगों ने बात की एंड यू ऑल आर फ्रॉम मीडिया, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको कहा जाता है आपने फलां का नाम नहीं लेना, आप कहते हैं ठीक है, शख्स की तस्वीर नहीं दिखानी, आप लोग कहते हैं ठीक है। आप लोगों की अपनी, अगर आप लोग अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए नहीं लड़ सकते, तो आप आवाम के राइट्स के लिए किस तरह बात करेंगे? आप किस तरह उसके कैपेबल हैं? सेकेंड मैं इकरार साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। इन्होंने अभी बहुत बड़ी बड़ी बहुत किताबी बातें की और बहुत मोटिवेशनल थी सब कुछ। इन्होंने भी खुद कहा कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीते हैं लेकिन उनसे सीट्स छीनी गई हैं। लेकिन इकरार साहब, जब मीडिया में कोई ऐसा चेंज नहीं ला पाए, क्या आज ये टीवी पे बैठ के कह सकते हैं कि वो सीट्स इमरान खान की थी? तो जब इनके अंदर वो करेज नहीं है एज अ मीडिया पर्सन कि ये आउट ऑफ द वे जाके कोई बात करें, तो एज ए पॉलिटिशियन हम कैसे इनसे एक्सपेक्ट करें कि ये रातों रात सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और सिस्टम के खिलाफ काम करेंगे, जबकि एज अ जर्नलिस्ट ये वो नहीं कर पाए? थैंक यू सो मच। बतौर जर्नलिस्ट मैंने क्या किया, मैं बहुत दोहराता नहीं हूँ इस बात को, लेकिन आप सब गवाएं सरेआम प्रोग्राम में जितनी गोलियाँ, जितनी गालियाँ, जितने धक्के, जितने मुकदमे, जितनी जेलें, जितनी मारे हमलें खाई हैं, वो पूरी कौम के सामने हैं। जितने समाजी मसाइल को हमने लोगों के सामने उजागर किया, जितनी बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की ज़िंदगी बचाई, बतौर जो मेरा एक सोशल इश्यूज़ का प्रोग्राम था, जो मैं कर सकता था, मैं पूरी जानतदारी से समझता हूँ कि मैंने उससे ज़्यादा करने की कोशिश की, और वो उसका फैसला ज़ाहिर कौम करेगी। दूसरा, आपने कहा, मैं अलल ऐलान आज आप सबके सामने कहता हूँ कि 2024 के इलेक्शन में इमरान खान साहब के खिलाफ बदतरीन धांधली हुई, लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए कि बात यहाँ पर अधूरी है। 2018 में भी एक धांधली हुई थी और वो इमरान खान साहब के हक में हुई थी। हम जब तक इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, आप 2022 के बाद की तारीख को मत उठाइए। देखिए, धांधली को और वोट चोरी को रोकने का बेटा एक तरीका है मेरे नज़दीक, और वो ये है कि जो चोरी करने वाले लोग आते हैं, उनके लिए आपके घर का दरवाज़ा अंदर से कोई कुंडी खोलता है किसी ना किसी मौके पर, कोई ना कोई उनके साथ मिलके वो चोरी करता है और चोरी के माल में से आधा हिस्सा लेता है इक़्तिदार की शक्ल में। 2018 में इमरान खान साहब ने लिया था, 2024 में नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने लिया है। तो जब तक आप ये वोट चोरी करने वालों के लिए घर का दरवाजा और कुंडी अंदर से खोलने वालों को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, ये चोरी होती रहेगी। बातें आप यहाँ पे करें, हम भी अपनी निजी महफिलों में इस तरह बात कर लेते हैं, लेकिन एज अ मीडिया पर्सन जो आपका स्क्रीन है वो आपका मीडियम है, तो आप ये बातें स्क्रीन पे क्यों नहीं करते? हज़ारों बार की हैं। नहीं, एक मिनट, आप जो है ना, एक मिनट, आप मैं यहाँ कर रहा हूँ, रिकॉर्ड मौजूद है, आप स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। बहुत दफा जिक्र हुआ, बहुत दफा बात हुई। इलेक्शन से अगले दिन ख्वाजा आसिफ साहब, माफ कीजिएगा सर, ख्वाजा आसिफ का और रेहाना डार का जो इलेक्शन हुआ, मैंने अनाउंस किया फेफड़े फाड़ फाड़ के, 99% हल्कों के वोट आ गए थे और उसमें बड़ी लीड थी 40-50 हज़ार की रेहाना डार साहिबा की। अगले दिन 3 घंटे हमने बात की और मैंने कहा कि इस इलेक्शन को इलेक्शन कहना सबसे बड़ी धांधली होगी। वो वीडियो क्लिप मौजूद है, सब वीडियोस मौजूद।